तो गाइस दिस इज़ वीडियो नंबर 2। हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 4 प्रिंसिपल्स। अब हम पढ़ने लगे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी 4 है। टेक्निक्स क्या कहती हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। प्रिंसिपल कहते हैं कि क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। टेक्निक्स कहते हैं कि रियल में प्रैक्टिकली क्या टेक्निक अप्लाई करें जो प्रिंसिपल्स हमारे फॉलो हो जाए। उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो इसमें नंबर 1 आती है जी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, फोरमैन आपको पता है कि क्या होता है। सबसे ऊपर आपके ओनर होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं, फिर सबसे नीचे होते हैं वर्कर, लेबर्स। वर्कर्स बहुत सारे होते हैं तो हर थोड़े से वर्कर्स के ऊपर एक फोरमैन होता है। फोरमैन भी कहते हैं, हर फैक्ट्री का एक फोरमैन होता है जो वर्कर्स को संभालता है, या एक उसको सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, जो वर्कर्स के ऊपर एक हेड होता है। वो भी वर्कर ही है, उसको भी वर्कर जैसे ही काम करने पड़ते हैं, लेकिन वो वर्कर्स का जैसे होता है, समझ लो एक वर्कर्स की यूनियन है तो उसका हेड हो गया, मतलब वर्कर्स का हेड हो गया फोरमैन, ये समझ लो। तो फोरमैन भी खुद एक वर्कर होता है, वर्कर्स का मिलके काम करता है, लेकिन वर्कर्स का हेड होता है वो। तो अगर मैनेजर से या ओनर से कोई बात करनी है तो सारे मान लें 1000 वर्कर हैं, तो 1000 वर्कर उठा के थोड़ी मैनेजर के पास जाएंगे। ये 1000 वर्कर्स अपनी इस एक फोरमैन को अपनी बात कहेंगे, ये फोरमैन अपनी बात इन सब की बात लेके ऊपर जाएगा। तो इसे कहते हैं फोरमैन, जो फैक्ट्री को संभालता है, वर्कर्स को संभालता है। फंक्शनल फोरमैनशिप कहता है, जैसे आपने फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसमें एक प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, कि छोटे छोटे यूनिट्स में काम को बांटो और बहुत सारे लोगों में बांटो। स्मॉल यूनिट्स एंड स्पेशलिस्ट, जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं उसको स्पेशलिस्ट को अलग अलग बांटो, तो इसको काम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो काम अच्छे से हो पाएगा। वही प्रिंसिपल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे पूरा ढंग से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया है कि होना क्या चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप कहता है कि एक फैक्ट्री मैनेजर होता है, ये आपका मिडिल लेवल हो गया मैनेजर वाला। इस मैनेजर के अंदर कहता है कि 2 इंचार्ज होने चाहिए, 2 इंचार्ज होने चाहिए। एक होना चाहिए प्लानिंग इंचार्ज, क्योंकि फेयोल ने ना सिर्फ 14 प्रिंसिपल बता दिए। जो टेलर था ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, उसने प्रिंसिपल्स तो बताया, उसकी टेक्निक भी बताई साथ में कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए रियल लाइफ में। कह रहा कि एक फैक्ट्री मैनेजर रखो जो फैक्ट्री को, प्रोडक्शन को, डिपार्टमेंट को, फैक्ट्री को संभालता है। उस मैनेजर के अंदर 2 बंदे रखो। नंबर 1 रखो आप प्लानिंग इंचार्ज, नंबर 2 रखो आप प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज क्या करेगा, प्लानिंग इंचार्ज ने फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन करनी है उसके बारे में प्लानिंग करनी है सारी, और प्रोडक्शन इंचार्ज ने रियल प्रोडक्शन करनी है। यहाँ पे प्लानिंग होगी कितनी प्रोडक्शन करनी है, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये रियल में प्रोडक्शन करेंगे। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 इंचार्ज आ गए। अब इन इंचार्ज के अंदर भी ना 4 बंदे आएंगे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मैं लिख देता हूं फिर आपको समझा देता हूं। ये सारा मैंने लिख दिया है। पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। पहले हमने पढ़ा फैक्ट्री मैनेजर, इस मैनेजर के अंदर 2 बंदे होने चाहिए, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज से ने सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ये प्लान करेगा। ये सिर्फ लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल होगी आपकी मैनेजर। ये लोअर को इन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये सारे छोटे 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 क्या बना दिए, फोरमैन बना दिए। ये छोटे छोटे फोरमैन बना दिए। जितने भी वर्कर्स होंगे ना, लेबर्स, वर्कर्स, वो इन सबके अंडर आएंगे। मतलब ये हुआ कि एक वर्कर, पर्टिकुलर एक बंदा जो वर्कर है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदों से ऑर्डर लेगा। अब इनके काम क्या 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 है, पहले प्लानिंग इंचार्ज है, पहले समझते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क,
ये इंस्ट्रक्शंस देगा वर्कर को कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। ये इंस्ट्रक्शन का कार्ड बनाएगा एक, जो वर्कर्स ने फॉलो करना है। रूटीन क्लर्क, ये चेक करेगा कि स्पेसिफिक, रूटीन क्लर्क नहीं है, रूट क्लर्क है, मैं कहूँ रूट क्लर्क, ये चेक करेगा कि प्रोडक्शन प्रॉपर रूट में चल रहा है कि नहीं, चाहिए प्रॉपर फ्लो में चल रहा है कि नहीं चल रहा, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, एक मशीनरी से दूसरी मशीनरी पे, मशीनरी से सेल्स में मार्केटिंग में प्रोडक्शन ढंग से जा रही है, सामान आ रहा है, परचेज रॉ मटेरियल वगैरह टाइम से आ रहा है, लेबर टाइम से काम कर रही है। रूट चेक करेगा सारा कि कोई चीज में रूट में रास्ता जाम ना हो, जैसे हम रूट कहते हैं रास्ता, कहीं पे ट्रैफिक जाम ना हो, कहीं पे रुकावट ना हो, सब कुछ फ्लो में चलता रहे। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लब, ये एक शीट बनाता है जिसमें टाइम एंड कॉस्ट लिखा होता है कि भाई इतने टाइम में और इतने खर्चे में ये काम कंप्लीट होना चाहिए। ये प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाएगा, रूल्स बनाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर अगर आपने इतना 10,000 यूनिट्स का सामान बनाना है तो उसमें कितना टाइम लगना चाहिए और उसमें कितना खर्चा आना चाहिए। अगर आपका टाइम उससे ऊपर लग रहा है तो आप अपने इसको सही करिए, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो भी आप उसको ठीक करिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे गलती हो रही है। ये आपकी प्लानिंग, मतलब इसने खाली प्लान करके सेट करने हैं। फिर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक डिसिप्लिन वाला फोरमैन, डिसिप्लिनेरियन कहते हैं जिसको, कि लेबर टाइम से काम पे आए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, लंच अगर आधे घंटे का है तो ये ना हो कि 1 घंटा लोग रोटी खा रहे हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे। तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बंदे हैं, ये सारे वर्कर को, लेबर को ऑर्डर देंगे। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन हुई है, जहाँ पे फैक्ट्री में सामान तैयार हुआ है, उसमें स्पीड बॉस ये कहेगा कि स्पीड टाइम से, जो इसने टाइम यहाँ पे सेट किया है उस स्पीड पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो स्पीड मेंटेन करना इसका काम है। गैंग बॉस, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन ऑफ वर्कर्स, ये मशीन टूल जितने भी औजार होंगे फैक्ट्री का, जितना भी सामान होगा सबको अप टू डेट रखेगा। कोई चीज खराब होती है, वर्कर कहता है मशीन खराब हो गई, टूल्स कम पड़ गए, चोरी हो गए, कुछ भी किसी चीज को लेबर को जरूरत होगी, ये गैंग बॉस के पास जाएगा सामान मशीनरी की प्रॉब्लम के लिए। फिर आता है रिपेयर, अब मशीनरी खराब होगी, कुछ होगी, तो जो रिपेयर कराने का काम है वो इसका है। मशीनरी नहीं मिल रही, अगर आपको नई मशीन लानी है, मान लो मार्केट में कोई नई क्वालिटी आती है तो आप चाहते हो कि नई मशीनरी आए, वो आप गैंग बॉस से बात करोगे। मशीनरी खराब होगी तो रिपेयर बॉस से बात करोगे। टूल्स खत्म हो गए हैं, कम पड़ रहे हैं, गुम गए हैं, आप गैंग बॉस से बात करोगे। टूल्स खराब हो गए, जाम हो गए, काम नहीं कर रहे हैं, नए खरीदने हैं तो इससे बात करेंगे, रिपेयर कराने तो आप इससे बात करेंगे, रिपेयर बॉस से। फिर आपका आता है इंस्पेक्टर्स, ये आपकी चेकिंग करेंगे कि जो आपने सामान बनाया है वो जो प्रॉपर क्वालिटी, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने दी थी, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन की है कि नहीं है। ये इंस्पेक्टर आपका काम चेक करेगा कि स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो आपको सुझाव देगा कैसे ठीक करना है। काम वर्कर्स ने करना है। ये 8 फोरमैन हैं, इनको फंक्शनल फोरमैनशिप कहते हैं। 8 फोरमैन उसको ऑर्डर देंगे, ये खाली एक वर्कर्स नहीं, ये सारे वर्कर्स होंगे, 10,000 20,000 जितने भी वर्कर्स फैक्ट्री में होने चाहिए, उसके ऊपर 8, हर वर्कर को 8 फोरमैन ऑर्डर देगा। इन 8 फोरमैन को 2 इंचार्ज देखेंगे, प्लानिंग इंचार्ज में 4 फोरमैन, प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 फोरमैन, एंड लास्ट में सबसे ऊपर फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, वो देखेगा। ये आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का रूल नंबर 1 है। अब हम रूल नंबर, टेक्निक नंबर 2 पे जाते हैं। दिस इज योर सेकेंड रूल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि काम में स्टैंडर्ड मेंटेन करो और सिंपल करो काम को। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहती है, स्टैंडर्डाइजेशन कहती है कि सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, की आपको एक स्टैंडर्ड प्लानिंग डिपार्टमेंट देगा, आपको उस हिसाब से काम करना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि जैसा स्टैंडर्ड सेट किया प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, आपको वैसे ही काम करके देना है उनको। तो इससे क्या होती है कि हमारी जो होती है ना क्वालिटी, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सेट की है, वो हमारी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकलते हैं इससे, ठीक है। इससे जो स्टाफ होगा ना, बेस्ट या स्पेशलिस्ट जो स्टाफ होंगे वो रखे जाएंगे, स्टाफ, मैन, वर्कर, जितने भी स्टाफ वर्कर मैन होंगे, जितने भी लोग काम करते हैं, सारे स्पेशलिस्ट होंगे, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया ना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया कि जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, बेस्ट क्वालिटी सब कुछ देना है, इसके लिए
मशीनरी, मशीनरी रखेंगे बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की, बहुत अच्छे ब्रांड की, बहुत अच्छी लेवल की रखेंगे, लोकल क्वालिटी की नहीं रखेंगे। मेथड्स, कि जो मेथड्स आप अप्लाई कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट को कट करने के लिए, टाइम को रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी मेथड्स अप्लाई करें वो एज पर सेट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सेट किए कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, गाइडलाइंस दी है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है गाइडलाइंस जो दी गई हैं तो उस हिसाब से काम करना है, उससे नीचे काम नहीं करना। अगर एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि एक दिन में 10,000 यूनिट आपने बनाने हैं तो आपने 10,000 यूनिट से ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, उससे नीचे बनाने की कोशिश नहीं करनी। ये एक सेट स्टैंडर्ड है। अगर एक क्वालिटी है कि आपने कोई भी चीज, मान लो शूज की फैक्ट्री है, शूज बनाए हैं तो वो 5 क्वालिटी टेस्ट से पास होना चाहिए, 5 क्वालिटी टेस्ट से पास होना चाहिए। अगर वो 5 क्वालिटी टेस्ट में पास हो जाएगा तो मतलब वो हमारे जो सेट स्टैंडर्ड को पार कर जाता है। नहीं कर पाता क्वालिटी टेस्ट को पार तो हमारा सेटिंग जो सेट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो अच्छा नहीं है, उसको मार्केट में नहीं बेच सकते। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, हर चीज में बेटर करना, उसको कहते हैं सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। सिंप्लीफिकेशन है कि जो फालतू, सिंप्लीफिकेशन में आया था जो फालतू सामान पड़ा है, मान लो फैक्ट्री के अंदर फालतू 2-3 मशीनें पड़ रही हैं जो 1-1 साल 2-2 साल हो गए काम में नहीं आ रही, उनको फेंको, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई करना मतलब क्या हो गया, रिड्यूस एक्स्ट्रा चीजें, रिड्यूस एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा में क्या क्या आता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई फालतू खर्चा हो रहा है उसको हटाओ, सिंपल करो। टूल्स, कोई फालतू औजार पड़े हैं, टूल्स पड़े हैं वो काम में नहीं आ रहे, हटाओ। मशीन्स, कोई फालतू मशीन्स है उनको हटाओ। लेबर, कोई बंदे फालतू एक्स्ट्रा रखे हुए हैं उनको सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ी, उनको हटाओ। तो सिंपल तरीके से काम करो, अपना पैसा कमाओ, घर जाओ। ये कहता है कि फालतू जो भी सामान पड़ा है, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल भी बल्कि आता है इसके अंदर, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है, सिंपल फालतू चीजें निकालने से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। तो इससे होता क्या है, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, खर्चा बचता है हमारा, फालतू चीजें बेच दी हमने खराब जो पड़ी हुई थी, फालतू लोगों को निकाल दिया, फालतू टूल्स, फालतू कॉस्ट सब कट कर दी, फालतू खर्चे कम कर दिए। सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, इससे पैसा बचा और हमारा टाइम बचा। तो इससे क्या होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है, बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना, किसका यूज करना, टूल्स का, मशीन्स का, लेबर का, रॉ मटेरियल का, स्टॉक का, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें चीजें आ जाती हैं। तो जब हम फालतू चीजें निकाल देंगे, जो बची कुछ चीजें उनका हम बेस्ट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब फुलर यूज कर रहे हैं। बेस्ट यूज मतलब फुलर यूज, फुल यूज। तो आपके पास जो सामान है उसका फुल यूज करो, आपने वेस्टेज नहीं करनी, और जो चीज काम में नहीं आ रही उसको हटाओ फैक्ट्री से। सिंपल, कम सामान रखो, पूरा पूरा काम करो उससे। स्टैंडर्डाइजेशन, बेस्ट स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स को पूरा अप्लाई करो। ये आपका सेकंड टेक्निक थी। तीसरा जो हमारा टूल या टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो है वर्क स्टडी। मैंने आपको पहले बताया था जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना, आपने रिसर्च करनी, एक्सपेरिमेंट करनी। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, जो पहले की चीजें चल रही हैं उनको स्टडी करना है। तो वही चीजें यहाँ पे आ गई, वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी के अंदर आप 4 चीजें कर सकते हो। सबसे पहली आती है मेथड स्टडी, कि जो पुराने मेथड्स लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से बेस्ट मेथड कौन सा, उसकी स्टडी करो, उसको अप्लाई करो। मेथड्स की स्टडी करने की, कंपनी को कौन से मेथड्स अप्लाई करने चाहिए, ताकि उसमें से अप्लाई करने से हमारा क्या निकल के आएगा, वन बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग टास्क, ये निकल के आएगा। अगर आप सारे मेथड्स की स्टडी करोगे तो वन पॉसिबल वे, एक बेस्ट मेथड निकल के आएगा जो आपको बताएगा कि ये वाला मेथड बेस्ट है, इससे टास्क बहुत अच्छे से हो रहा है। तो सारे मेथड्स, ओल्ड मेथड्स की स्टडी करो, बेस्ट मेथड को मैनेजर का काम है निकाल के लेके आना।
नंबर 2 आता है जी आपके पास मोशन स्टडी। मोशन वर्ड का मतलब है मूवमेंट। तो मूवमेंट की स्टडी करनी चाहिए कि अनप्रोडक्टिव या फालतू की मूवमेंट्स कंपनी में नहीं होनी चाहिए। अब मोशन स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे यहाँ मूव कर रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरे को बीच बीच में लिखना भी पड़ता है। अगर मैं हल्का सा लिख जाऊँ, फिर बीच में लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं अपना मार्कर अगर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है जी, फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते समझा रहा हूँ, फिर मेरे को मार्कर की जरूरत पड़ेगी, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, मार्कर उठाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ। इंस्टेड मैं क्या करूँ, अपना मार्कर अपने हाथ में रखूँ। तो जिन जिन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, मान लो फैक्ट्री में एक वर्कर यहाँ पे है, एक ही मशीन के ऊपर 2 वर्कर है, वर्कर 1 और ये है वर्कर 2, ये दोनों साथ साथ बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको बार बार एक टूल की जरूरत पड़ती है कोई चीज को टाइट करने के लिए, तो इनके पास एक ही टूल दिया हुआ है, तो 2 मिनट के लिए ये लेता है। जब ये उस टूल को ले रहा है, मान लो कोई भी टूल है, उसको ये ले रहा है, जिसको पेचकस कहते हैं, प्लास कहते हैं, कोई भी आप ले लो, की ले लो, जिससे आप कोई चीज टाइट करनी है, कोई चीज बनानी है। अगर वर्कर 1 उस टूल को यूज कर रहा है मशीन पे, तो तब तक ये बंदा खाली बैठा हुआ है कि हाँ भैया ये बंदा यूज कर लेगा, फिर ये टूल उठ के यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, फिर जब ये यूज कर लेगा तो ये उसके यहाँ चला जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मोशन देख रहा है कि क्या टूल यहाँ से यहाँ से यहाँ बार बार जा रहा है, तो ये बेकार की मोशन है, प्लस का कोई यूज नहीं है। इससे अच्छा एक टूल इसको दे दिया जाए, एक टूल इसको दे दिया जाए, इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और मोशंस भी बचेंगी फालतू की। तो जितनी अनप्रोडक्टिव मोशंस है, इसका मोशन स्टडी का, मोशन को स्टडी करो कि पूरी फैक्ट्री में मोशंस कहाँ से कहाँ हो रही हैं, कहाँ पे कहाँ मूवमेंट्स हो रही हैं, उसमें जो अच्छी मूवमेंट्स हो रही हैं उनको अप्लाई करो एंड रिड्यूस यूजलेस मोशंस या मूवमेंट्स। फैक्ट्री में बहुत सारी छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं जो बेकार की होती हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और लेबर की कॉस्ट बढ़ती है। जब टाइम वेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ रही है, लोग कम काम करके देंगे आपको, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मूवमेंट्स कैसे कैसे होती हैं। मान लो मेरे को बार बार किसी काम के लिए, मैं एक वर्कर हूँ, मेरे को बार बार किसी काम के लिए मैनेजर से बात करनी पड़ती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ मशीन के ऊपर बैठा हूँ, मेरी पोजीशन ये है, यहाँ पे मैनेजर का ब्रांच दूर है, ठीक है, मैं वहां तक जाता हूँ बात करने के लिए। अब ये बेकार की मूवमेंट होगी ना, मेरे को बार बार बात करनी पड़ती है, दिन में 10 बार मेरे को यहाँ से उठ के यहाँ पे जाना पड़ता है। मैं इतनी देर लगा के पहले यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, उससे बात करूंगा, फिर मैं इतना बड़ा घूम के यहाँ पे आऊंगा, तो ये बेकार की मूवमेंट है। इंस्टेंट क्या करूंगा, मेरी जो फैक्ट्री, अब मैं फैक्ट्री के अंदर बैठा हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैनेजर अपने ऑफिस के अंदर बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, फैक्ट्री में एक फोन दे देंगे मेरे को कि यार तू बार बार उठ के आता है, तू फोन कर, यहाँ से फोन कॉल मिला, मेरे से बात कर, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो मेरी ये मूवमेंट यूजलेस थी, ये फोन को यूज करने से हो गई खत्म, तो यहीं पे बात खत्म होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक बंदा एक काम को करते करते कितनी बार टूल्स को उठाता है रखता है, उठाता है रखता है, उठाता है रखता है, इससे अच्छा अपने पास ही रखे रहने दें। तो इससे क्या होगा कि यूजलेस मूवमेंट्स हट जाएंगी। इसकी स्टडी करनी बहुत जरूरी है, अगर आप स्टडी करोगे तभी हटा पाओगे। फिर तीसरा आता है टाइम स्टडी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहे हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहे हैं, उसको हटाओ। टाइम वेस्ट को, टाइम मैनेजमेंट आती है इसके अंदर। एक तो रिड्यूस यूजलेस टाइम वेस्ट, जो जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है वो हटाओ, और एक टाइम स्टैंडर्ड सेट करो, सेटिंग ऑफ टाइम का स्टैंडर्ड, कि कितनी देर में आपने काम कंप्लीट करके देना है, वो आपका हो जाएगा। मान लो मैं एक शूज बनाता हूँ, तो मेरे को बोला गया है कि 30 मिनट्स में, कि अभी आपसे पहले जो लोग हैं वो 30 मिनट्स में 2 शूज बना देते हैं पूरे, तो मतलब कि 1 घंटे में कितने शूज बनने चाहिए, 4 शूज। मतलब अगर मैंने 8 घंटे काम किया है, तो 8 घंटे में कितने बनने चाहिए, 1 इंटू 8, 4 8 32 शूज। ये मेरा टाइम के हिसाब से सेट हो रखा है, इसके हिसाब से मेरे को पैसे मिलेंगे। अगर मैं 8 घंटे में 32 शूज बना रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर सैलरी मिलेगी, ये टाइम स्टडी में आता है। अगर मैं 8 घंटे में 32 शूज से कम बना रहा हूँ, तो मेरी सैलरी कटेगी, मेरे को बोल दिया जाएगा। अगर मैं 8 घंटे में 32 से ज्यादा बना रहा हूँ, तो मेरे को इंसेंटिव मिलेगा। 32 बना रहा हूँ तो प्रॉपर सैलरी मिलेगी, 32 से कम बना रहा हूँ तो कम पैसे मिलेंगे, काट दिए जाएंगे मेरी सैलरी। ज्यादा बना रहा हूँ तो
मेरे को इंसेंटिव या एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। इससे क्या होगा, मेरे काम करने का लगन, डेडिकेशन बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, यहाँ पे मैं ज़्यादा काम करके दूंगा, काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट्स कंपनी को होंगे। तो इसमें और कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं कि 32 में अगर 8 घंटे में 32 बन सकते हैं तो लोग कम क्यों बना रहे हैं। जो कम बना उनको डाटा जाएगा तो उससे हमारी कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उनको सैलरी देने का, वो हमारा बचेगा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा उठाते हैं टाइम स्टडी के अंदर। टाइम को नोट करने के लिए स्टॉप वॉच होती है और बहुत सारी चीज़ें, डिवाइसेस होती हैं मोबाइल वगैरह में। उसके बाद चौथा आता है जी फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकावट। जब बंदा थक जाता है उसे कहते हैं फटीग, रेस्टलेसनेस को कहते हैं फटीग। तो फटीग की स्टडी करो कि बंदा कितनी कितनी देर बाद थकता है। आप लोग के स्कूल में सुबह से लेके आप दोपहर तक बैठते हो, 8 या 9 पीरियड होते हैं, बीच में आपको एक लंच ब्रेक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि आप थोड़ा सा उसमें रेस्ट कर लो, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ताकि आप दोबारा पढ़ सको। अगर वो लंच ब्रेक आपको नहीं दिया जाए, कॉन्टिन्यूसली आपको 8 या 9 पीरियड अटेंड करने को दिया जाए, तो आप लोग थक जाते हो। इसी तरह से फैक्ट्री में अगर लेबर 8 घंटे काम कर रही है तो उसको 8 घंटे के बीच में एक लंच ब्रेक चाहिए, क्योंकि उसको रेस्ट भी करना है। अब जब हल्का 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद एक लंच ब्रेक आ गया, फिर 4 घंटे उसने काम किया, तो जो लंच ब्रेक में उसको क्या मिल गया, एक तो माइंड फ्रेश हो गया उसका, वो थोड़ी देर बैठेगा, रोटी वोटी खाएगा, उसमें एनर्जी आएगी, उसमें स्टेमिना, दोबारा जो काम 4 घंटे काम करके थक गया था, वो स्टेमिना एनर्जी उसको रीगेन हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी के 4 घंटे वो और अच्छे से काम करेगा। तो इसकी स्टडी करनी चाहिए। मान लो कि अब काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन वाला काम है, हैवी लेबर का काम है, बहुत सामान उठाना पड़ता है, बहुत लोडिंग अनलोडिंग का काम करना पड़ता है, बहुत हैवी काम है। तो उसमें क्या करते हैं, हर 2 घंटे बाद एक छोटा सा ब्रेक करेंगे, फिर 2 घंटे बाद एक लंच ब्रेक करेंगे, फिर 2 घंटे बाद एक छोटा सा ब्रेक करेंगे, फिर 2 घंटे बाद इसमें सिर्फ चाय पिला देंगे, इसमें सिर्फ चाय पिला देंगे, इसमें रोटी खिला देंगे। तो अगर बहुत हैवी काम है तो उसमें 4-4 घंटे बाद गैप ना करके 2-2 घंटे बाद गैप कर दो, कि 2 घंटे काम कर एक टी ब्रेक दे देंगे, 2 घंटे काम कर लंच ब्रेक दे देंगे, 2 घंटे काम कर फिर टी ब्रेक दे देंगे तेरे को। तो बार बार बहुत हैवी काम था तो बार बार रेस्ट मिल रहा है, 15-15 मिनट का टी ब्रेक देंगे, उसको चाय पीने के लिए रेस्ट मिल गया, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। इससे काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, लेबर भी खुश रहती है और काम अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करके आपको देती है। वरना उसको अगर लगातार 8 घंटे से लेके 10 घंटे काम करने को बोल दो, कर तो वो देगा, लेकिन जितना वो ब्रेक ले लेके ज्यादा बनाएगा ना, वो 10 घंटे में उससे कम बना के देगा सामान। कोई थक जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसको आप ब्रेक दोगे, उसकी स्पीड वापस रीगेन करेगा, स्टेमिना रीगेन करेगा, एनर्जी रीगेन करेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा उसका। आप लोग भी अगर पढ़ते हो, कोई चीज़ लर्न करनी है, तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे लर्न करने के बाद एक ब्रेक लेते हो कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा थक गए हम पढ़ पढ़ के, फिर एक आधे घंटे घंटे का ब्रेक लेके फिर दोबारा पढ़ने लग पड़ते हो। तो वही चीज़ लेबर के ऊपर भी आती है, जितना हार्ड काम होगा उतने ज़्यादा ब्रेक्स उनको मिलने चाहिए। चौथा और लास्ट रूल है जी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वेजेस होती है सैलरी जो वर्कर को दी जाती है काम कराने के लिए, और पीस मतलब कि कितने पीसेस उसने एग्जैक्टली बनाए उसके हिसाब से सैलरी मिले उसको। जो सैलरी डिटरमाइन करनी है ना, ऐसे नहीं कि तेरी मंथली सैलरी 20,000 होगी 30,000 होगी, ऐसे नहीं, कि जितना सामान तो बना के देगा ना उतनी तेरी सैलरी है। तो इससे क्या होता है कि वर्कर्स को ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है कि बहुत ज़्यादा काम करे, तो उससे उनकी जितने ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा उनको सामान मिलेगा। जितना आप काम करोगे, जितने सामान ज़्यादा बनाओगे, जितने पीसेस ज़्यादा बनाओगे उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा, जितना कम सामान बनाओगे उतनी कम सैलरी। इससे फर्क क्या होता है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट जो लोग हैं ना, उनकी पहचान हो जाती है कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है कौन कम। तो एफिशिएंट वालों को हम रिवॉर्ड्स देते हैं। रिवॉर्ड्स मतलब हो गया इंसेंटिव दे सकते हो आप, बोनस दे सकते हो, प्रॉफिट में कोई शेयर दे सकते हो। इनएफिशिएंट वालों को मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन इस तरह से मिलती है कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो उनको देख के इनके एक तो डिफरेंस हो जाता है कि एफिशिएंट कौन है, इनएफिशिएंट कौन है। एफिशिएंट वालों को रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा पीसेस बनाने पे एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है। इनएफिशिएंट वालों को मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है तो मेरे को अगर एक्स्ट्रा वेजेस कमाने तो एक्स्ट्रा पीसेस बनाने पड़ेंगे। इसको मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। मान लो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि अगर आप 100 यूनिट्स बनाते हो, अगर 100 यूनिट्स किसी चीज के बनाते हो, 100 शूज बनाते हो मान लो, तो
तो आपको मिलेंगे 3 रुपए के हिसाब से, ₹3 पर यूनिट। ठीक है जी, मतलब अगर 100 यूनिट बनाते हो तो 3 रुपए तक बनेंगे, अगर 100 यूनिट तक बनाते हो। अगर 100 से ज्यादा बनाते हो मतलब मोर देन 100, जैसे ही आप 100 से ज्यादा बनाना शुरू कर दोगे तो आपको हम देंगे 4 रुपए पर यूनिट। मतलब पहले वाले 100 के भी 4 से निकाला जाएगा और ये 100 से ज्यादा जितने बनाओगे तो 4 रुपए से ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इसमें दो वर्कर्स ने काम किया, ए वर्कर और बी वर्कर। ए वर्कर ने बनाए 110 यूनिट्स, इसने बनाए 80 यूनिट्स। ठीक है, तो इसने 100 से मोर देन 100 हो गया तो इसको 4 रुपए के हिसाब से मिलेंगे इंटू 4, इसको मिल जाएंगे 440 रुपीज। ठीक है, इसने कम 100 तक ही बनाए तो इसको 3 रुपए तक मिलेंगे, तो इसको मिलेंगे 240 यूनिट्स। अब देखो सिर्फ 30 यूनिट कम बनाया उसने, उसके पैसे कितने कम हो गए, 200 रुपए फर्क पड़ गया उसको। क्यों? क्योंकि जो पहले वाले 100, अगर ये मान लो ए सिर्फ 100 बनाता तो इसको मिलते 300 रुपए। इसने 10 एक्स्ट्रा बनाए तो ये वाले 100 भी 4 रुपीज से काउंट कर लिए उन्होंने, मोर देन 100 में 4 रुपीज से काउंट कर लिए उन्होंने। तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया इसका? तो इसको रिवॉर्ड्स मिल गए, 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाई होगी इसकी, इसको मोटिवेशन मिलेगी यार मेरे को भी आगे से कम 100 या 100 से ज्यादा बनाऊं तो मेरी भी 4 रुपए के हिसाब से काउंटिंग होगी, तो मेरे को भी एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो जितने ज्यादा डिफरेंट पीस वे सिस्टम, मतलब 100 ये पीस वे, ये वे सिस्टम हो गया, वे सिस्टम ए, वे सिस्टम बी, कि जितने ज्यादा जो सामान बनाएगा उसको अलग अलग वेजेस, कम वालों को कम वेजेस, ज्यादा वालों को ज्यादा वेजेस, पीस के जितना आप सामान बनाते हो उसके हिसाब से पीस रेट के हिसाब से दिया जाए। यहाँ पे आप लोग का चैप्टर फिनिश है। मैं आपको नोट्स एंड होमवर्क आपको भेज रहा हूँ, इसको ध्यान से स्टडी करना।